हेलो बच्चों, द स्कॉलर्स हाउस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आज से हम यूके बोर्ड क्लास 10th की मैथ्स क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या रहेंगे इसके एग्जाम्पल? जैसे कि आपने एक नंबर लिखा 2/3, ठीक है, 4/2, ठीक है, और अगर आप 5 लिखते हैं तो ये भी आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्यों? क्योंकि 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, है ना, इसीलिए वो आपका परिमेय संख्या के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। ठीक है, यानी कि P/Q के रूप में जो नंबर्स नहीं लिखे जाते, जो संख्याएं नहीं लिखी जाती, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साथ ही इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावृत्ति का होता है। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि आपका है पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू पता है आपको 3.14 होती है, बट इससे आगे भी होती है। ठीक है, 14159 इस तरीके से आगे को इसकी जो वैल्यू है बढ़ते जाती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कह सकते हो। तो ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो इसका दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति का है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस तरीके के नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारे किस में आएंगे? अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगे, अपरिमेय संख्या के अंदर आएंगे। ठीक है, अगर लेकिन इसके बदले हमने √16 लिख दिया, क्या ये भी अपरिमेय संख्या कहलाएगी? नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि 16 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो √16 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो होता है 4। ठीक है, 4, तो 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं तो वो आपके अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। जैसे कि √9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आएंगे, ये परिमेय संख्या के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं और इनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या में मिलती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3/1, 5/1 इस तरीके से, और ये P/Q के फॉर्म में है, और P/Q का फॉर्म परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपके अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भाज्य संख्याएं और अभाज्य। अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो आपकी भाज्य संख्या में आएगी। किस में आएगी? भाज्य संख्या में। जैसे कि 6 के गुणनखंड देखते हैं हम, क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 1 होता है। तो ये 2 से ज्यादा वर्गमूल है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो आपकी भाज्य संख्या के अंदर आएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4 ले लेते हैं। इसका एक और भी लिख सकते हो, 6 भी होता है। ठीक है, 4 का हमारा 2 हो गया, 4 हो गया एंड 1 हो गया। ठीक है, तो ये इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ये भी आपका भाज्य संख्या के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब उसी के साथ एक टॉपिक और है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड होते हैं? 2, केवल 2 गुणनखंड है।
यहाँ पे आप लिखेंगे केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। जैसे कि 2, ठीक है, 5, 3, इनके गुणनखंड देखो, 2 के गुणनखंड सिर्फ 2 और 1 होता है, 5 के गुणनखंड सिर्फ 5 और 1 होता है, और 3 के गुणनखंड सिर्फ 3 एंड 1, यानी कि केवल 2 गुणनखंड है ना। इनके अलावा और किसी संख्या से विभाजित ये नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आए यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर, इसके बाद इसमें एक प्रमेय आती है, इस प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको एक प्रमेय दिखाई दे रही होगी, प्रमेय 1.1, जिसका नाम है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो इस प्रमेय में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, या एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, फर्स्ट लाइन देखो कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, चलो कोई एक भाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं, चलो 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 है, एक भाज्य संख्या ले ली हमने, तो 6 को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे एक बार आपको पता होगा इस तरीके से करते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से मिले हमें, 2 और 3, ठीक है। तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों के गुणनफल के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड आपसे बोला गया है कि इसकी जो एक मिनट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस प्रमेय के आधार पर, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या ली, जिसके 2 गुणनखंड हमें मिले, जो कि कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी भाज्य संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया। अब उसके बाद आपको ये भी बोला गया है कि इसका क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, मान लो मैंने क्या किया, 2 बच्चे हैं, एक है स्टूडेंट ए है और एक है स्टूडेंट बी है, ठीक है। इन दोनों से मैंने क्या कहा, 6 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इन्होंने क्या किया, 6 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो एक बच्चे ने इस तरीके से कर दिया, दूसरे बच्चे ने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो इनका जो क्रम है, एक बच्चे का निकला 2 × 3 और एक बच्चे का निकला 3 × 2, तो दोनों का क्रम अलग अलग निकला है, ठीक है, दोनों का क्रम अलग अलग निकला है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, दोनों बच्चों का निकला सेम है, वैल्यूज सेम है ना, संख्याएं सेम है, लेकिन उनका जो क्रम है वो अलग अलग है। तो क्रम पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो इसका अभाज्य गुणनखंड है, जो इसके गुणनफल निकले हैं या जो इसके गुणनखंड निकले हैं, वो क्या निकले हैं, सेम निकले हैं। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में एक लाइन कही गई है कि जो गुणनखंड निकले हैं उनका जो क्रम है वो उनके मतलब वो गुणनखंड क्रम के बिना अद्वितीय हैं। अद्वितीय इसीलिए कहा गया है कि आप उसको भले ही किसी भी क्रम में लिख लो, लेकिन नंबर्स आपके सेम ही रहेंगे। भले ही आप 2 और 3 लिखो, 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, है तो नंबर सेम ही है ना, भले ही उनका क्रम आगे पीछे किया है, ठीक है। तो सेकंड वाली लाइन का आंसर, सेकंड वाली लाइन का मीनिंग यही है कि इनका जो गुणनखंड है वो क्या होता है, उनका क्रम के बिना ही अद्वितीय होता है, इसीलिए कहा गया है, ठीक है।
नंबर्स हमेशा सेम रहेंगे, भले ही आप किसी से भी इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहें, वो नंबर हमेशा सेम रहेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि क्रम सेम आए, ठीक हो गया? ठीक है, यहाँ पर तक समझ में आया? लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप चाहे तो, चलो एक नंबर का और मैं करके दिखाती हूँ आपको, जैसे कि 42 का करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमने 42 का किया। 42 का हमें मिला है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इसके गुणनखंड मिले हैं। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही है। मान लो हमने अलग अलग बच्चों से कहा है तो जरूरी नहीं है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 आए, कि हो सकता है किसी बच्चे का 3 मल्टीप्लाई, सॉरी, हो सकता है किसी बच्चे का 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाए, है ना? नंबर तो सेम ही है लेकिन क्रम अलग अलग है। ठीक है, ये समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे इन गुणनखंडों को अद्वितीय कहा गया है। ठीक है, अद्वितीय कहने का यही रीजन है कि उनका जो नंबर है वो हमेशा सेम रहेंगे, भले ही आप क्रम कोई सा भी लिखो। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि आप इनको जब लिखेंगे, आपने गुणनखंड निकाले, गुणनखंड तो आपने इस तरीके से निकाल दिए, लेकिन जब इसका आंसर लिखेंगे तो हमेशा आप क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो भी आपके गुणनखंड हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़े की ओर लिखें। ठीक है, तो इसका हम अगर गुणनखंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्रमेय समझ में आई होगी आपको, है ना? तो क्या था, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट लाइन आपकी क्या थी, कोई भी भाज्य संख्या होगी उसके जो 2 गुणनफल होंगे वो क्या होंगे, उसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सेकेंड लाइन आपसे बोली गई है कि जो इनके अभाज्य गुणनखंड हैं वो क्रम के बिना अद्वितीय होंगे, यानी कि नंबर हमेशा सेम रहेंगे। अब जरूरी नहीं है कि उनका क्रम सेम रहे, ठीक हो गया? नंबर हमेशा सेम रहेंगे लेकिन क्रम भी सेम रहे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे करके समझाया एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, लेकिन और लास्ट में मैंने एक चीज बताई, भले ही आप गुणनखंड किसी भी फॉर्म में निकालो, लेकिन जब आप उसका आंसर लिखेंगे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि छोटे से बड़े की हो। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।